हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि धीरे धीरे एग्जाम की डेट पास आ रही है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अर्थमेटिक। इसका मतलब है कि जो अर्थमेटिक है, जैसे कहने का मतलब है परसेंटेज आ जाता है, रेशियो प्रोपोर्शन आ जाता है, मिक्सचर आ जाता है, टाइम एंड वर्क आ जाता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है। ये जितने चैप्टर हैं ये सब अर्थमेटिक के चैप्टर हैं। तो आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन को एक ही जगह रखा है, आपको कहीं से कुछ भी अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये नहीं कि आप अलग से टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड पढ़ो, अलग से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो, टाइम एंड वर्क पढ़ो। मैं यहाँ पे आपको सब कुछ सिखा दूंगा। इसकी मेरी एक और क्लास आएगी, ठीक है ना, कम से कम 2 क्लास कराएंगे। तो कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 15% अधिक है। स्कूल में कुल लड़कों का कुल लड़कियों से अनुपात क्रमशः अनुपात कितना है, ये हमें बताना है, ठीक है ना। याद रखो कि जब भी कोई चीज़ फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 15% अधिक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 15% को जब मैं फ्रैक्शन में तोड़ूंगा तो मैं लिखूंगा कि 15 बटे क्या लिख दूंगा बेटा, 100 लिखूंगा। आप कहेंगे सर, तो 5 × 15 और 5 × 20 100, ठीक है ना। 5 × 15 और 5 × 20 100। ध्यान से सुनना कि अभी कह रहा है कि लड़कियों की कुल संख्या से, तो ये क्या है ना, ये लड़कियों की कुल संख्या है बेटा। लड़कियों की क्या है, कुल संख्या है, और लड़कों की संख्या क्या है, 15% अधिक है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ आपसे, पूछा हमसे क्या है कि स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा है, तो रेशियो पूछा, रेशियो में निकालेंगे। बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात होगा वो क्या करेंगे, इसका मतलब है कि लड़कियों की संख्या कितनी है बताओ भाई। आपने कहा सर 20 है, तो उससे 3 अधिक है, तो क्या कहेंगे आप, 23। तो इसका मतलब जो अनुपात होगा 23:20 आएगा। आई होप कि अगर सवाल आपको समझ में आ गया है तो आप इसको ओरली बना सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 3rd। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली संख्या का 60%, दूसरी संख्या का 40%, पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है। याद रखना कि कोई भी संख्या या कोई भी चीज़, नोट करके एक बात लिख रहा हूँ, ये पूरे अर्थमेटिक में काम आती है, ठीक है ना। अपनी कॉपी में लिख लो और इसको अपने जहन में उतार लो कि कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या, ठीक, या कोई भी संख्या या कोई वस्तु, या वस्तु कह दो, कुछ भी हो जो अपने आप में 100% होती है, 100% होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मेरी बात ध्यान से समझो। आप कहेंगे सर वस्तु क्या है, जैसे मेरे पास ये पेन है, इस पेन को मैं 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दूं तो मैं कहूंगा ये 50%, ये 50%, या मैं कहूंगा 1/2 पार्ट, ठीक है ना, यही कहूंगा। तो ये वस्तु हो गई। जैसे मेरे पास कोई संख्या है, ठीक है ना, अगर मेरे पास 10 रुपये है, मैंने कहा कि जाओ ये कितने के बराबर है, तो वो अपने आप में 100% के बराबर होगा। क्लियर है। अगर 1000 रुपये है तो वो भी अपने आप में 100% के बराबर होगा। आप कहेंगे यस सर। ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो अर्थमेटिक में ये बहुत आपकी हेल्प करेगा हर बार। जैसे इस क्वेश्चन की इसी से बात करते हैं, पहली संख्या का 60%, संख्या पहली हो, दूसरी हो या तीसरी हो, तो मैं पहली को, चलो ठीक है, पहली लिख दिया, है ना। पहली संख्या और मैं क्या लिखूंगा, दूसरी संख्या। तो पहली संख्या का 60%, तो पहली संख्या को मैंने फर्स्ट लिख दिया। और आपको पता है कि जो भी है अपने आप में 100% होती है, तो फर्स्ट का 60%, ठीक। और कह रहा है दूसरी संख्या का 40%, ये सेकंड है, तो इसका 40% कह रहा है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो अनुपात पूछा है, ठीक है ना, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 20 × 3 = 60 और 20 दूना 40। तो फर्स्ट यहीं लिखा रहे देंगे और सेकंड संख्या नीचे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2/3, अर्थात 2:3 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक तालाब में बत्तख और मेढक क्रमशः 37-39 के अनुपात में हैं, ठीक है ना। बत्तख और मेढक क्रमशः 37-39 के अनुपात में है। यदि तालाब में बत्तख और मेढकों की औसत संख्या 152 है, तो तालाब में कितने मेढक हैं। तो आपसे ये बताओ कि तालाब में ये क्या है, बत्तख है।
ये क्या है, मेढक। बेटा ये अनुपात में दिया गया। मैं कहूँगा कि आपसे लास्ट में पूछा है कितने मेढक हैं, कितने मेढक हैं, है ना। तो ये 37-39 के अनुपात में है। इसका मतलब जो भी होगा ना वह 39 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब है कि 39 को 3 गुणे 13 लिख सकते, मेरी बात समझना। वो नंबर 39 से कटेगा। अगर कोई नंबर 39 से कट रहा है, कोई संख्या 39 से कट रही है, तो संख्या 3 और 13 दोनों से कटेगी। 5 2 7 1 8 ये नहीं हो, 4 4 8 1 9 ये है, 8 4 12 1 13 ये नहीं हो, 6 5 11 1 12 ये है। लेकिन साथ साथ 13 भी होगा, तो 13 कम 13 ये नहीं कटेगा, तो 13 कम 13 13 दूना 26। इसका मतलब ये आंसर आ गया। आप कहेंगे यस सर, लेकिन आपके मन में आ रहा होगा सर मुझे लगा के दिखाओ। तो मैं कहूँगा कि इन दोनों को जोड़ लो, 30 30 60 9 7 16, तो ये 76। तो क्या कहेंगे कि जो 76 यूनिट है ना वो किसके बराबर है, 152 के बराबर है। किसके बराबर, 76 दूना। तो मैं इसको 2 करूँगा, तो मतलब कह दूंगा कि 2 1 यूनिट बराबर किसके, 2 के। तो 39 की वैल्यू हमें निकालना है, तो इसको मैं 39 से मल्टीप्लाई करूँ, हाँ 39 से मल्टीप्लाई, ओफो सॉरी, यहाँ पे देखो ये औसत संख्या है बेटा। क्या है, औसत संख्या। इसका मतलब क्या निकालना होगा ना कि 76 का 2 संख्याएं थी, इसका औसत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 38। क्या हो जाएगा, 38, ठीक है ना। 2 3 2 8 16, ये 38 यूनिट की जो वैल्यू है ना वह 152 है। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो इसको मैं 39 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो 39 यूनिट की 4 9 36 के 6 और 4 3 12 और 3 15, 12 3 15, तो 156 आ जाएगा। देखो ये आंसर हो गया, ठीक है। चूंकि यहाँ पे क्या दिया था, एवरेज दे रखा था। समझ में बात आ रही है कि नहीं। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है ना। तो आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं कि एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 50-50 है। इस स्कूल में लड़कियों की संख्या 24-50 है। तो स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या से लड़कों की कुल संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है। क्या आप इस बात समझ पाए कि नहीं पाए। देखो मैथ में क्या होता है ना, पहले सवाल की अगर लैंग्वेज सवाल पूरा समझ नहीं पाएंगे तो सवाल आप तब तक लगाइए जब तक को सवाल समझ ना जाइए, नहीं तो आप उलझ जाएंगे और बहुत लंबा लेकर चले जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है। सवाल में देखो क्या कहा है कि छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 50-50 है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 24-50 है, कितना आसान है। तो स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या से लड़कों कुल संख्या अनुपात, संख्या का क्रमशः अनुपात क्या होगा। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर लड़कियों की संख्या, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो लड़कियों गर्ल्स और बॉयज़, ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी है, 24-50 है। तो लड़कों की जो संख्या होगी कुल संख्या में से घटा देंगे, 50-50 में से घटाएंगे कितना, 24-50। तो आप कहेंगे 0 0 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 2600। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेशियो लेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, कैंसिल, ठीक है। तो 5 से करेंगे 50 25, ठीक, और 1 26, 5 2 10, 5 4 20, 5 9 45, है ना। हो गया कि नहीं हो गया। तो 52 रेशियो 49 है क्या। आप कहेंगे यस सर, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बहुत आसान सवाल है, ऐसे अर्थमेटिक पे सवाल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। धन की एक राशि ए बी सी और डी के बीच क्रमशः 3 7 9 13 के अनुपात में बांटी जाती है। बी का हिस्सा 4872 है। ए और सी को मिलाकर कुल कितनी राशि है, ठीक है ना। ए और सी को मिलाकर कुल कितनी राशि है। तो धन की एक राशि है ए बी सी और डी। ए बी सी और डी के बीच मतलब एक राशि है 3 7 9 13। तो क्या कहेंगे, 3 7 9 और क्या है 13 है कि धन की एक राशि ए बी सी और डी के बीच क्रमशः 3 7 9 13 के अनुपात में बांटी जाती है। बी का हिस्सा कितना है। तो आप कहेंगे सर बी का हिस्सा जो है ना वह 4872 है। कितना है, 4872 है, ठीक है। तो ए और सी को मिलाकर कुल कितनी राशि मिलेगी। ए और सी को मिलाकर 9 3 12 यूनिट राशि मिलेगी। कितनी मिलेगी बेटा, 12 यूनिट। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आंसर वही होगा जो 12 से कट रहा होगा। अगर नंबर 12 से कट रहा है मतलब 12 का मल्टीपल है, तो 12 का मल्टीपल तो 12 से कटेगा। तो इसका मतलब है कि वह 3 से भी कटेगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ, 9 9 और 6 ये नंबर नहीं हो सकता कभी भी। 3 से चेक कर लेता हूँ, 5 4 9 और 7 6 13 ये भी नहीं हो सकता किसी कीमत पे, ठीक है ना। और
8 5 13 3, 16 2 18, 9 और 8 4 12, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब यही आंसर आएगा, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, गुणा करने की जरूरत नहीं। क्यों? मुझे पता है कि जो कुछ भी मतलब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी, उसके 12 यूनिट से निकालेंगे तो गुणा करेंगे तो 12 का मल्टीपल होगा, 12 का मल्टीपल होगा तो नंबर 3 और 4 दोनों से कटेगा। अब करके मैं दिखा देता हूँ। तो देखो गुणा किया मैंने, तो मैं कहूँगा कि 7 छंग 42, ठीक, 42 6 48 67, 7 9 63, 4 7 छंग 42, ठीक है ना। इसको गुणा करूँगा 696 से, 696 करूँगा, 12 छंग 72 के 2 हासिल 7, 12 9 108 और 7 115 के 5 हासिल 11, 12 छंग 72, 10 82 1 83, तो कितना हो जाएगा 8352 है क्या? आप कहेंगे यस सर यही है। फिर भी इतनी करने की क्या ज़रूरत थी, डायरेक्ट आ जा रहा था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सवाल कह रहा है कि एक धनराशि ABC हाँ के बीच 3 4 5 के अनुपात में वितरित की जाती है। एक अन्य धनराशि P और Q के बीच क्रमशः 2 1 के अनुपात में वितरित की जाती बांटी जाती है। यदि Q को B से 1050 कम मिले तो C को कितनी धनराशि मिलेगी? क्लियर है बात? कुछ समझ में आया? देखो यहाँ से क्या है ना कि आपको पता है कि 2 प्रकार के धनराशि, जैसे मेरे पास 1000 रुपये है और 500 रुपये है। 1000 को मैंने 3 लोगों में 3 4 5 के अनुपात बांटा और मेरे पास 500 रुपये है, तो मैंने कहा लो तुम P और Q दोनों 2 अनुपात 1 के अनुपात में बांट लो, ठीक है ना। तो मेरी बात कहने के समझो कि ये जो रेशियो में आप घटा नहीं सकते यहाँ से, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे कि जो ABC, अगर मैं कह दूँ कि ABC के जो अनुपात में वितरित की गई, क्योंकि जो धनराशि है वो ABC की जो धनराशि है वो 3x 4x और क्या है वो 5x है। 3x 4x और 5x है। आप कहेंगे यस सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो P और Q में बांटी गई है वो क्या है, तो आप कहेंगे कि 2y और 1y है, ठीक है ना। आप संबंध रिलेशन निकालिए तो आप कहेंगे B और C, Q को B से 1050 कम मिले, तो इसका मतलब B और C का जो B और Q का जो डिफरेंस है ना वो कितना है, वो 1050 है। तो आप मुझे बताइए कि B की वैल्यू कितना है, 4x है और Q की वैल्यू कितना 1y है। आप यहाँ से जब निकालते हैं तो 2 वेरिएबल आ गया, इक्वेशन 1 है। इसका मतलब है कि यहाँ से निर्धारित नहीं किया जा सकता। सो ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। ओके, ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि 5 बच्चों की औसत आय 14 वर्ष है। एक नए बच्चे के आ जाने से औसत आय 13 वर्ष रह जाती है, ठीक है ना। तो नए बच्चे की औसत आय क्या होगी? मेरी बात ध्यान से समझिए। जैसे 5 बच्चे थे, इधर समझो, जैसे क्या थे 5 बच्चे थे, ठीक है ना। कितने थे बेटा? 5 थे। औसत का मतलब क्या होता है? सब में इक्वल। औसत का मतलब ही होता है सब में इक्वल। 5 बच्चों की औसत आय 14 वर्ष है, तो आप यहाँ क्या कहेंगे, ये 14 ये 14 ये 14 ये 14 और ये 14, ठीक है। 14 वर्ष है। एक नए बच्चे के आ जाने से औसत आय 13 बढ़ जाती है, तो 13 रह जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर जो नया बच्चा आया है, छठा बच्चा, अगर वो 14 का होता तो क्या होता, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन वो 14 का नहीं है, तो 14 का नहीं है तो कितना कम है, इसका मतलब सब अब कितने हो गए, सारे अब 1 1 कम हो गए, अर्थात 13 हो गए। सबका औसत कितना हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया। इसका मतलब इसका वजन कितना है, तो आप कहेंगे कि 14 से कितना कम था, ये 5 कम था। तो मैं कहूँगा कि कितना कम हो जाएगा, 14 से 5 कम, तो नए बच्चे की आय क्या होगी ये मुझे बताना है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि सब में 1 1 कम हो गई, 13 हो गई, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अगर वो 14 होता तो कुछ 14 से कितना कम है, 6 कम है। कितना? 6, क्योंकि ये भी 13 हुआ है ना, ये भी 13 हुआ, तो 14 और 6 का डिफरेंस जो हो जाएगा वो आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं आया तो ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। अगर ऐसा नहीं है, समझ में आया, तो देखो क्या है, 5 बच्चों की औसत आय क्या है, 14 है, तो उनका योग क्या हो जाएगा, 14 × 5, ठीक है ना। लेकिन एक नए बच्चे के आ जाने से औसत आय 13 वर्ष रह जाती है। इसका मतलब है कि जो 6 है, मतलब ये है कि 14 का कितना है, 5 बच्चों की औसत आय 14 है, और अब कितने हो गए, 6 हो गए, और 6 की औसत आय कितनी है, 13 है। तो इनका अंतर लेंगे तो 14 पंचे 70 और 13 छक 78, डिफरेंस लेना है ना, क्या लेना है, 78, ठीक है ना।
तो इसका मतलब है कि वह जो बंदा आया है वो सिर्फ और सिर्फ 8 किलोग्राम का है। यहाँ से आंसर हो गया। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। कह रहा कि 5 संख्याओं का औसत 12 है। ये पहली 3 संख्याएं, देखो याद रखना कि जब भी औसत, कोई चीज़ औसत मतलब इक्वल होता है, और जब कोई चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु या कोई संख्या शामिल की जाती है औसत में, तो अगर वो औसत के बराबर है तो औसत में कोई चेंज नहीं होगा। औसत से अधिक अगर उसका औसत बढ़ गया तो इसका मतलब उसका भार औसत से अधिक है। अगर औसत में कमी आ गई तो इसका मतलब उसका भार औसत से क्या है? कम है। क्लियर है बात? अब मेरी बात ध्यान सुनो। 5 संख्याओं का औसत 12 है। ये तो पहली 3 संख्याओं क्रमशः 8, 9, 15 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? सीधी सी बात है कि 5 का औसत 12 है, तो 12 गुणे में क्या लिख दूंगा? 5 लिख दूंगा, माइनस 3 संख्याएं क्रमशः कितनी है? तो 9, 8, 17 और 15 दुनाई 30 तो 32 है ना? कितनी है? 32 है। कह रहा अंतिम 2 संख्याओं का औसत, तो अंतिम 2 संख्याएं तो निकालो, क्या होगा? तो 60 और 32 का जब डिफरेंस निकालेंगे तो 32, 8, 40 कितना हो जाएगा? 28, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14, क्योंकि लास्ट की 2 संख्याओं का सम 14 आ गया। मैंने उन 2 संख्याओं का सम निकाल लिया, तो 14 क्या होगा? हमारा आंसर होगा। समझ में बात आई कि नहीं? अगले सवाल पे। गावस्कर ने 5 पारियों में कुल 275 रन बनाए और विश्वनाथ ने 4 पारियों में 208 रन बनाए। ठीक है ना? बताओ किसका औसत अच्छा था? ठीक है, अब इससे आसान सवाल की आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। अगर ये भी नहीं लगा पाते हो तो भी बहुत मेहनत करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है ना? तो मैं ये कहता हूँ कि जो औसत होता है वो होता क्या है? तो औसत बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। गावस्कर ने 5 पारियों में कुल 275 रन बनाए। ठीक है ना? और विश्वनाथ ने 4 पारियों में 200। तो औसत कैसे निकलेगा? इसको 275 को हम 5 से डिवाइड करेंगे और डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ पे ये कौन है? ये हमारा गावस्कर है, गावस्कर है। ठीक, और दूसरा कौन है? गुड़प्पा विश्वनाथ। नाम सुना होगा आपने गुड़प्पा विश्वनाथ का, बहुत बढ़िया प्लेयर रहे हैं। आई थिंक 1983 विश्व कप के प्लेयर भी रहे हैं, टीम में सदस्य रहे हैं उस समय। तो आप देखिए कि 208 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 दुनाई 8 और 5 पचम 25 और 2 और 50 25। तो कितना है? इनका औसत 55 है, इनका औसत 52 है। तो अधिक किसका है? गावस्कर का। तो कह रहा है कि बताओ किसका औसत अच्छा है? तो गावस्कर का औसत अच्छा है। अब इससे आसान क्या हो सकता है? आप देखिएगा कि प्रॉब्लम ऑन जो बेस्ड ऑन अर्थमेटिक है, इसमें हर अर्थमेटिक के ही सवाल मिलेंगे आपको। विक्रम अपनी मोटरसाइकिल में 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाता है। मार्ग खराब होने के कारण अगले 250 किलोमीटर की यात्रा करने में उससे 6 घंटे लगते हैं। मोटरसाइकिल की औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल जो होती है, औसत चाल जो होती है, चली गई, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। क्या? लिया गया कुल समय, है ना? ये फार्मूला होता है। तो पहले आप मोटरसाइकिल से कितना गए? 300 किलोमीटर गए। ठीक, फिर कितना गए? फिर आप 250। इसका मतलब टोटल दूरी आपने इतना किया। तो टोटल टाइम कितना होगा? तो 300 किलोमीटर तय करने में आपको 5 घंटे लगे और 250 किलोमीटर तय करने में आपको कितना लगे? 6 घंटे लगे। ठीक, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। तो 3, 2, 5 मतलब कि 550। ठीक है, यहाँ की बात करेंगे तो आपका 250 किलोमीटर की यात्रा करने में उसे 6 घंटे लगते हैं। मोटरसाइकिल की औसत चाल हमें निकालना है। तो मैं यहीं पे ये कह दूंगा 5 छक 30। ठीक है ना? 2 से कट करूँगा, 2 तें 6 और 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो 6 + 125/3 एलसीएम ले लेंगे हम, तो 550 तो रहेगा ही रहेगा, और 6 3 18। ठीक है ना? 3 ऊपर चला जाएगा बेटा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये 18 और प्लस 125। ठीक है, तो 8 5 13 के 3 हासिल 1, है ना? और 2 1 3 1 4 और ये क्या हो जाएगा? 143। क्लियर है बात? अब बताओ ये नंबर किसी से कटेगा क्या? 11 से कटेगा। 11 कम 11, 11 तें 33, है ना? 11 पचे 55, तो 5 तें 15, 150, है ना?
11 पचे 55, 11 कम 11, 11 तेई 33, ठीक है, और 5 तेई 15, 150 बटे 13 है, तो 13 दहम्मा 130 और 13 कम 13 तो 43 हो जाएगा। तो मोटरसाइकिल की औसत चाल है कुल दूरी बटे कुल समय, बस हमें यही तो निकल। इस क्वेश्चन करिए कि विक्रम अपनी मोटरसाइकिल में से 5 घंटे में 300 किलोमीटर यात्रा करता है, जाता है, मार्ग खराब होने के कारण अगले 250 किलोमीटर की यात्रा करने में उसे 6 घंटे लगते हैं। मोटरसाइकिल की औसत चाल ज्ञात कीजिए, क्या होगी। तो जब मैं औसत चाल की बात करूँगा, किसकी बेटा, औसत चाल की, तो यहीं पे मैं कहूँगा कि तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय, लिया गया कुल समय। कुल दूरी कितनी तय की गई है, 300 250, मतलब आप लिख सकते हो 300 प्लस 250। इसको तय करने में 305 घंटे लगे और उसको 6 घंटे लगे, तो 5 प्लस 6 लिख देंगे, तो यहाँ पे 550 है। कितना बेटा, 550। इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 पचे 55, इसका मतलब है कि 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। सो ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। ओके, सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं कि 225 रुपये का 7% किसके बराबर है। अरे भाई आप ये समझो, कोई भी चीज़ अगर आप निकालना चाहो 7% निकाल दो, अदरवाइज कुछ मत करो। चलो निकाल दिखा देता हूँ कि 225 का 7% क्या होगा, तो कुछ मत करो, 1400, तो 1425 सत्ते 175 है ना, 1575 हो जाएगा, 1575। इसको गुणा करेंगे तो ठीक है, बटे का क्या हो जाएगा 100, तो आप कहेंगे 15.75 होगा। है कहीं क्या, आप कहेंगे यस सर, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। मैंने क्या किया, डायरेक्ट गुणा कर लिया, और आप चाहते तो कट करते, लेकिन फिर आपके लिए दिक्कत हो जाती है। क्यों, क्योंकि 25 चौका 100 और 25 9 कितना 225 है ना, तो 9 से 63 कर देते आप, और 63 बटे 4 करते तो यहाँ पे 15 चौको 60, तो आपको पता चल जाता कि 15 ही समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, आसान सवाल है। आगे चलते हैं कि 4 सही 1/6% का मान किसके बराबर है। ठीक है ना, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 6 चौको 24 1 25, तो 25/6 है बेटा, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे 100 कर देंगे, 25 चौका 100, इसका मतलब 1 किसके हो जाएगा 24 के, तो 1/24, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। पूरे अर्थमेटिक में जो चैप्टर है ना, ऐसे ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर है, आगे देखिए कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ठीक है ना, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। तो मेरी बात चाहे आप 100 मान करो, चाहे ऐसे कर लो 25, चलो मैं 100 मान करता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से, तो अगर मैं कह दूँ बी की आय 100 है, तो इसकी कितनी है 125 है। ठीक, तो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने % कम है, ए की आय से, ए की 125 से कितना कम है 25 कम है, तो परसेंट निकालने के लिए 25 पंजे 125, 5 20 100, तो 20% आ जाएगा। सो ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। अब आप इससे आसान सवाल की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष तथा 1/3 भाग महिलाएं हैं। ठीक है ना, तो आप ये जानिए कि टोटल श्रोता हैं, तो ये भिन्न कहता क्या है। मैंने कहा 1/4 से क्या तात्पर्य है, आप क्या समझते हैं, इसका मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में टोटल 4 है, उसमें से एक प्राप्त हो रहा है, जो भी है, ठीक है ना, एक भाग। ठीक, तो कह रहा है कि श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष है, मतलब टोटल श्रोता 6 हैं, उसमें से एक भाग पुरुष है, तथा 1/3 भाग महिलाएं हैं, अर्थात टोटल श्रोता 3 है और महिलाएं क्या है 1 है, और शेष बच्चे हैं। तो बेटा यहीं भी बात गड़बड़ हो गई है, इसको मैं 2 से ऊपर नीचे क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जो पुरुष है ना वो कितने हैं, वो पुरुष जो हैं वो 1/6 हैं, और जो महिला हैं वो कितनी हैं, वो 2/6 हैं। क्लियर है बात, 1/6 और 2/6, बाकी शेष बच्चे हैं। 6 में से क्या है, एक पुरुष है, और 6 में से 2 क्या है महिलाएं हैं, तो 2 1 3, तो शेष मतलब कितने बचा, तो बच्चे कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, कितने में से 6 में से। अब आप यहाँ से कह सकते हो कि जो कह रहा है कि बच्चों की कुल संख्या श्रोताओं कुल संख्या का कितने % है, बच्चों की कुल संख्या कितनी है 3 है, और श्रोताओं की कुल संख्या कितनी है,
तो यहाँ पे देखो कि श्रोताओं की जो कुल संख्या है वो 6 है और बच्चों की संख्या कितनी है, 3 है, और 6 में से 3 है तो मतलब आधा है, तो मतलब कहने का कि 50%। अरे भाई 6 में 3% आप निकालोगे तो क्या करोगे, 3 गुना 6 और 2 50 100, तो 50% आ गया। वैसे भी आधा क्या होता है, आधा का मतलब ये 50% होता है। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात, तो क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। आगे कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 65% राशन पर, 100% 10% कपड़ों पर तथा 5% अन्य कार्यों पर खर्च करता है। ठीक है ना। किसी व्यक्ति की टोटल इनकम 100% अपने आप में होती है। ठीक है। अगर अपनी मासिक आय का 65% राशन पर, 10% कपड़ों पर तथा 5% अन्य कार्यों पर खर्च करता है, यदि वह 80 बचाता है, तो मैं कहता हूँ कि 100 में से पहले उसका सेविंग कितना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बचत की बात करूँगा तो आय माइनस क्या करेंगे, खर्च करेंगे। तो आय 100% है और खर्च कितना है, खर्च कितना, आय का अन्य कार्यों पर खर्च करता है, तो 65% प्लस 10% प्लस का 5%। अब ये जो निकालेंगे तो ये 100% माइनस 65 10 75 5 80%। ठीक है ना। तो 80% जो होगा ये क्या आ जाएगा, ये आप कहेंगे 20%। ठीक है ना। इसका मतलब है कि यही बचाता है, तो 20% की वैल्यू कितनी, 80 है, तो 1% की वैल्यू क्या है, 4 है। पूछा है तो उसकी मासिक आय क्या होगी, मासिक आय 100% होती है, इसको 100 4 से गुणा करूंगा तो मासिक आय कितनी हो जाएगी, 400 रुपये आ जाएगी। सो 400 विल बी राइट आंसर। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपके पेपर में एक्चुअल में अर्थमेटिक पे प्रॉब्लम आई है, तो ये लगभग सभी चैप्टर से हैं। इसमें और भी हम अभी कम से कम 30 40 50 क्वेश्चन और कराएंगे 2-3 क्लासेस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए, बुरा लगा फिर भी कमेंट करिए, और अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है। बुरा का मतलब ये हुआ कि अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइए कि समझ में नहीं आया, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आया होगा, मैंने ऐसा अपनी साइड से पूरा प्रयास किया है। अपने दोस्तों में, साथियों में जो भी पढ़ने वाले हैं उनको अपना शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए। और आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।